हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या है, जो कि क्लास 12th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक मेन पोर्शन है। उसकी शुरुआत आज से की जा रही है। ये पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो है। इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें सारी इसी चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 of partnership accounts, that is fundamentals of accounting, partnership accounting। किस चीज़ के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मीन्स बेसिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँगा किस बात की तरफ, कि ओरिजिन ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर, तो बात करूँगा आपका ओरिजिन। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं सबसे पहले बात करूँगा ओरिजिन ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे हम लोग जानते हैं कि मतलब उद्भव या उत्पत्ति, ठीक है ना। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति पार्टनरशिप की। तो बेसिकली हम जानते हैं कि व्यवसाय, हमको ये समझना पड़ेगा जो व्यवसाय होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। यहाँ पे अगर हम ये समझ जाते हैं तो आगे भी समझेंगे अच्छे से। तो पहला व्यवसाय संगठन के जो स्वरूप हैं उसको हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो आता है वो आता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व नाम से पता चल रहा है, ऐसा व्यापार सोल प्रोप्रिएटरशिप जिसको कहा जाता है, ऐसा व्यापार जिसमें पूरा स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एकल स्वामित्व। सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस कहलाता है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति जो अपने स्वयं की दुकान ओपन करता है वो प्रॉफिट का भी स्वयं हकदार होता है और लॉस का भी स्वयं हकदार होता है। इसलिए उसके द्वारा किए गए व्यापार को एकल स्वामित्व वाला व्यापार कहा जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 की बात अगर मैं करूं, जब उसी व्यापार में 2 या 2 से अधिक लोग आ जाते हैं तो वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप। मीन्स साझेदारी। नाम से क्या पता चल रहा है हमको? नाम से पता चल रहा है साझे में की गई वस्तु, साझे में किया गया व्यवसाय। मीन्स एक दूसरे के सहयोग से किया जाने वाला व्यापार। सपोज दैट राम और श्याम, सपोज दैट यहाँ पे मान सकते हैं आप लोग कि राम एक व्यापार को चला रहा था पिछले 5 साल से, लेकिन अब उसका व्यापार ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने क्या करा, अपने साथ अपने मित्र श्याम को भी एंटर कर लिया। तो पहले तो जब ये चला रहा था, राम चला रहा था बिज़नेस को, तो एक ही व्यक्ति हकदार था प्रॉफिट एंड लॉस का। तब बिज़नेस कैसा था? सोल प्रोप्रिएटरशिप। लेकिन जब यहाँ पे श्याम भी इसके साथ आ गया बिज़नेस करने के लिए, तो यहाँ पर अब 2 लोग हो गए। लाभ हानि को बांटने वाले भी कितने लोग हो गए? लाभ हानि को बांटने वाले भी 2 लोग हो गए। एक तो राम भी लाभ हानि लेंगे और श्याम भी लाभ हानि को लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यापार हुआ ये कहलाया आपका पार्टनरशिप। तो इसकी परिभाषा ही कहलाती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को किसी
व्यवसाय को एक साथ मिलकर चलाने के लिए सहमत होते हैं और उसके लाभानी को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसे व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यापार हो सकते हैं। आपने आजकल देखा होगा छोटे छोटे लड़के इस छोटे छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप एक वर्ड आपने सुना होगा। आजकल कई लड़के एक दूसरे फ्रेंड्स की सहयोग से छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। वो भी साझेदारी की कैटेगरी में ही आता है, जिसमें थोड़ा पैसा एक व्यक्ति लगाता है, थोड़ा पैसा दूसरा व्यक्ति लगाता है, तो वो भी पार्टनरशिप की कैटेगरी में आता है। तो इस टॉपिक की चर्चा आज हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी व्यापार के कई सारे रूप हैं, ठीक है। उनकी भी बात मैं इसी वीडियो के अंतर्गत कर रहा हूँ, ठीक से समझें। बेसिकली बताऊँगा मैं इसके टॉपिक के बारे में ब्रीफली इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। नंबर 3 का जो व्यापार आता है वो होता है आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आपने देखा होगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू परिवार व्यवसाय। आपने ये सुना होगा, देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यापारी कहता है, भाई ये व्यवसाय तो हमारा पैतृक रूप से चला आ रहा है, पिताजी भी यही करते थे, बाबा भी यही करते थे। इस तरीके का व्यापार जो केवल इंडिया में पाया जाता है, ठीक। पैतृक संपत्ति से जो व्यवसाय चलाया जाता है उसे हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है या घर की जिम्मेदारी, जिस परिवार की पूरी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, वही व्यवसाय का स्वामी होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे की बात करूं तो कोई ट्रेडिशनल स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, कोई ट्रेडिशनल जो पुश्तैनी चली आ रही हो, या कोई ज्वेलरी शॉप ट्रेडिशनल जो चला आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके के व्यवसाय जो होता है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। इसके बाद हम अगले व्यवसाय पे अगला जो नंबर 4 का व्यवसाय है उसको कहा जाता है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये सब कैसी संस्थाएं होती हैं? ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सहकारिता के आधार पर चलाई जाती हैं, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर जो चलाई जाती हैं, वो सभी समितियां सहकारी समितियां होती हैं। असल में ये इस जो संस्था है, संस्था के सदस्यों के पारस्परिक लाभ के उद्देश्य और उसके आर्थिक हितों और उनके आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से ही स्थापित की जाती हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, अमूल। अमूल जो है वो सहकारी समिति के अंतर्गत आती है। दूसरा है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ ये भी आपने बहुत सुना होगा। ये दोनों सहकारी समितियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक व्यवसाय और बचता है जिसको हम कहते हैं कंपनी व्यवसाय। देखिए, मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवसाय समझाया है, बढ़ते हुए क्रम में समझाया है। जब एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, व्यवसाय का स्तर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा अभी। इसकी जानकारी के लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियोस बनेंगी। कंपनी एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व उसके मालिकों से अलग होता है और उसका अस्तित्व कंपनी के अंशधारियों द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य से होता है, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कैसी कंपनी है? एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? एक पब्लिक कंपनी है।
ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा अभी तक की वीडियो में कि कितने प्रकार के व्यवसाय होते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो अब चलिए चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस पार्टनरशिप का अर्थ, साझेदारी का अर्थ। साझेदारी, साझेदारी, ठीक है ना। हमने क्या सीखा, हमने देखा इस चीज़ को कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी पर्टिकुलर व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। नाम से भी हमको पता चलता है साझे में किया हुआ व्यवसाय। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी संयुक्त रूप से किसी वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटने का निश्चय करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और उनके बीच में एक लिखित अनुबंध भी होता है, ठीक है। मतलब लिखित अनुबंध का मतलब हो गया उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है जो कि बताता है कि उनके अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या हैं, ठीक है, और उनका जो लाभ हानि का बंटवारा होगा वो किस ढंग से होगा। तो बेसिकली साझेदारी क्या है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय। एक चीज़ और है कि ये व्यवसाय कैसा होना चाहिए, ये व्यवसाय लीगल होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा व्यवसाय होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। जैसे शर्तों की बात अगर मैं करूं तो इसमें क्या कह सकता हूं, नंबर एक जो शर्त होती है वो क्या शर्त होती है, कम से कम दो व्यक्ति, क्योंकि अगर दो से कम होंगे तो वो एकल व्यापार की श्रेणी में चला जाएगा। कम से कम दो व्यक्ति, ठीक। नंबर दो, व्यवसाय कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल मीन्स कानूनी होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर किए जाने वाला व्यवसाय हो, किसी भी राज्य के द्वारा उसको अवैध घोषित ना किया गया हो, ऐसा व्यवसाय। और क्या हो सकता है, उनके बीच में एक लिखित या मौखिक अनुबंध जरूर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो इन तीन प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए आप, राम और श्याम दो मित्र हैं, राम एंड श्याम दो मित्र हैं। इन्होंने 50,000 लगा के एक फर्म की स्थापना की जिसका नाम कहलाया R&S लिमिटेड। R&S लिमिटेड में तो फिर कंपनी आ जाएगी, R&S बिजनेस या R&S ट्रेडर्स। तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहेंगे, कैसा व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, ठीक है। तो अगली जो बात बताई थी मैंने, वो बताई थी आपको एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और कई नामों से इसको बुलाया जाता है। हिंदी में तो कई सारे नाम हैं, इंग्लिश में एग्रीमेंट भी कहते हैं और डीड भी कहते हैं।
दो चीज़ें कहा जाता है इसको। हिंदी में आप अनुबंध कहते हैं, ठहराव कहते हैं, समझौता कहते हैं, संविदा कहते हैं, संलेख या विधान भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी बातों का उल्लेख होता है। ठीक है, मतलब एक प्रपत्र जिसमें सभी साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों और बातों का उल्लेख होता है। ठीक है, अब ये बातें कैसी हो सकती हैं? ये बातें हो सकती हैं जैसे साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के नाम व पते। और क्या हो सकता है? लाभ हानि का वितरण किस अनुपात में हो, ये बताया जा सकता है। लाभ हानि का वितरण किस अनुपात में हो, ये बताया जा सकता है। और क्या बताया जा सकता है? और भी बताया जा सकता है जैसे कि साझेदारों को अन्य पारिश्रमिक कमीशन वगैरह किस अनुपात में दिया जाए। इस तरीके की बहुत सी बातें इसी एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। इसे हम इसी प्रपत्र में लिखी जाती हैं, जो कि कहलाता है आपका साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध। ठीक है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, अब हम वो जानेंगे। मतलब अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी संलेख नहीं है तो वहाँ पर कौन कौन से नियम लागू हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो उसमें ये चीज़ लिख दी जाती है कि साझेदारी संलेख उपस्थित नहीं है या साझेदारी संलेख उनके मध्य नहीं है या संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं है। इस तरीके से कई सारी बातें बोली जाती हैं। तो उन स्थितियों में हमारे क्या नियम होते हैं? तो बेसिकली आपको 4 ही नियम ध्यान देने हैं। नंबर 1 जो नियम है वो कौन सा नियम है कि जब साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य नहीं होगा तो हमको लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में करना होगा। तो हमेशा याद रखें कि लाभ हानि जो बंटता है वो समान अनुपात में बांटा जाता है, समान अनुपात में। वितरित होगा। लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। नंबर 2 पूंजी और लाभ पर ब्याज जो है इसके विषय में है कि पूंजी और आहरण पर ब्याज के विषय में अगर उल्लेख नहीं है साझेदारी संलेख में तो ब्याज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए आप, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी और आहरण पर ब्याज के विषय में उल्लेख नहीं है तो ब्याज नहीं लगाया जाता है, पर पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है। ये लाइन लिखी है कि पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है, लेकिन साझेदारी संलेख उपस्थित नहीं है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में लाभ होने की दशा में ही आप केवल ब्याज देंगे पूंजी पर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही है आपका, यदि पूंजी, अब ये लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और आगे चलते हैं हम। ठीक है, पूंजी पर ब्याज के विषय में क्या है? पूंजी पर ब्याज के विषय में एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि पूंजी और आहरण पर ब्याज के विषय में अगर उल्लेख नहीं है किसी भी प्रकार का तो ब्याज नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर ये लिखा है प्रश्न में कि पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है तो उस दशा में केवल लाभ होने की स्थिति में ही ब्याज दिया जाता है। नंबर 3 है
कि यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, मीन्स साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज देय होगा, ठीक है, कि मतलब यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो ब्याज की दर उस अनुपस्थिति में साझेदारी संलेख की ब्याज की दर 6% की दर से होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान देने योग्य है, वो क्या है कि साझेदारी संलेख में अगर अतिरिक्त जो आय होती हैं किसी भी साझेदार की, जैसे वेतन हो गया, कमीशन हो गया, पारिश्रमिक हो गया, ये अतिरिक्त वर्क करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो वह उस स्थिति में यदि साझेदारी संलेख में इन बातों का उल्लेख नहीं है तो आपको ये सब अलाउंस उनको नहीं देना है। मीन्स वेतन, कमीशन या कोई पारिश्रमिक का उल्लेख न होने पर ये सब नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब प्रश्न लगाया जाता है तो उसमें लाभानी वितरण के कई सारे प्रारूप दिए जाते हैं, कई सारे रूप उसमें बताए जा सकते हैं। वो कौन कौन से रूप हो सकते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला रूप होता है सरल अनुपात, आपको दे दिया जाता है। पहला जो रूप है वो सरल अनुपात की श्रेणी में देते हैं प्रश्न में। सरल अनुपात का रूप कौन सा हो सकता है? जैसे आपको दे दिया लाभानी का वितरण 3:2:1 अनुपात में होता है, या लिख दिया कि 4:3:2 के अनुपात में होता है। तो इस तरीके के जो अनुपात होते हैं वो सरल अनुपात की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है भिन्न के अनुपात का रूप। कौन सा होता है? भिन्न आपको दी हो, लाभानी वितरण के रूप में आपको भिन्न दिया गया हो, तो ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है जैसे कहा गया लाभानी का वितरण 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, या कह दिया जाए लाभानी का वितरण 2:3 और 1/3 के रूप में दिया जाता है। तो ये भिन्न के अनुपात में दिया जाता है। नंबर 3 जो होता है वो कौन सा होता है? प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत के रूप में प्रतिशत का रूप ये कैसा होता है? जैसे आपसे कह दिया प्रश्न में कि लाभानी वितरण ABC के मध्य में 50% अनुपात 30% अनुपात 20% के रूप में होता है। नंबर 4 जो दे रखा होता है वो मुद्रा के रूप में दिया होता है, मनी के फॉर्म में, मुद्रा के रूप में कैसे दे सकता है? वो कह सकता है कि लाभानी का वितरण साझेदारों के मध्य में 40 पैसे अनुपात 30 पैसे अनुपात 30 पैसे के रूप में होता है। तो ये 4 तरीके आपको हैं जो किसी भी क्वेश्चन में, इनमें 4 तरीकों में से एक प्रकार आपका बताया जाता है लाभानी के वितरण के लिए। अब हम बात करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के विषय में। ठीक है, तो पूंजी खाते जो होते हैं, पूंजी खाते मतलब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उनके द्वारा लगाया गया रुपया जिस अकाउंट में होता है वो पूंजी खाता होता है। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा होता है? नंबर 1 जो होता है वो होता है स्थायी प्रकृति का,
फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब इसमें होता क्या है, मतलब फिक्स का मतलब हो गया कि ऐसा मतलब हुआ कि कुछ रुपया आपने कैपिटल के नाम से डाल दिया किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, और वो रुपया अनटचेबल रहा, मतलब उसको हमें टच नहीं करना है, उसको हमको छूना नहीं है, जो स्टार्टिंग में था ईयर के वही लास्ट तक रहना है। तो ऐसी स्थिति तभी क्रिएट हो सकती है जब हम उस अकाउंट में कोई और चीज़ हम ना डालें, तभी ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तभी स्थायी प्रकृति की जब पूंजी होती है तो वहाँ पर हम दो तरीके के खाते बनाते हैं। मान लो जैसे दो प्रकार के खाते कौन से हो सकते हैं। एक होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो होता है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दो तरीके के खाते होते हैं। अब हम करते क्या हैं, जैसे एक बिज़नेस है, ठीक है, मान के चलिए एक बिज़नेस है, उसमें 1 अप्रैल को कैपिटल थी, 1 अप्रैल को कैपिटल थी उसमें 1 बिज़नेस है, उसमें 1 अप्रैल को 1 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल थी, ठीक है। अब उस बिज़नेस को हमने 31 मार्च को भी कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 1 लाख की ही होनी चाहिए कैपिटल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कब क्रिएट हो सकती है, ऐसी स्थिति हो सकती है जब हम इस कैपिटल को बिल्कुल भी टच ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या है, ये जो कैपिटल है पूरी उठा के इस पर्टिकुलर अकाउंट में बैलेंस सीडी के नाम से डालते हैं। क्रेडिट में बैलेंस सीडी लिख देते हैं, सॉरी क्रेडिट में स्टार्टिंग में ही बैलेंस बीडी कर देते हैं, 1 लाख डाल देते हैं, और यही बैलेंस फिर यहाँ पे हम 1 लाख डाल देते हैं सीडी के नाम से, ठीक है। बाकी जो एडजस्टमेंट दी होती हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज देना है पार्टनर्स को, या किसी से आहरण पर ब्याज लेना है, या किसी को सैलरी देनी है, वो सारा पर्टिकुलर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम इस अकाउंट में डालते हैं। इसीलिए स्थायी जब प्रकृति की पूंजी होती है तो वहाँ पर हम 2 प्रकार के साझेदारों के खाते बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, 2 प्रकार के खाते आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 है, जैसे दूसरा होता है, दूसरी पूंजी कैसी हो सकती है, दूसरी पूंजी हो सकती है अस्थायी प्रकृति की, अस्थायी प्रकृति की, ठीक है, या फ्लक्चुएट करने वाली, बहुत बढ़िया वर्ड है ये फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मीन्स बदलने वाली पूंजी, मतलब 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख की थी पूंजी, लेकिन चेंज होते पूंजी जो कैपिटल है वो 31 मार्च 2021 को कैपिटल कितनी हो गई, आज 21,20,000 हो गई, या बीच में चेंज होती रही। अब ये चेंज कब होगी, जब इसमें कोई चीज़ जुड़ेगी, कोई चीज़ घटेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और अब इसी कैपिटल अकाउंट में ही हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे पहले तो हमने कैपिटल ही 1 लाख की डाल दी यहाँ पे, फिर उसकी सैलरी भी यहीं लिख देंगे, कमीशन भी यहीं लिख देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं लिख देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ लिखेंगे, फिर डिफरेंस की अमाउंट जो निकलेगी वो आपकी कैपिटल होगी। इस केस में ही आपकी कैपिटल चेंज हो जाती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसीलिए यहाँ पे जब स्थायी होती है तो हम 2 तरीके के खाते बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल जो होती है अनटचेबल होती है, वहाँ पे हम टच नहीं कर सकते कैपिटल को, और अस्थायी प्रकृति की जब पूंजी होती है तो वहाँ पे हम कैपिटल को टच कर सकते हैं, टच करते ही हैं बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, तो वहाँ पे आप केवल कैपिटल अकाउंट ही डालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, यदि न्यूमेरिकल में आपको प्रश्न में आपको ये न दिया गया हो कि पूंजी किस प्रकृति की है, तो आप अस्थायी मान के चलेंगे कैपिटल को। और यदि आपको
बता रखा है कि पूंजी किस प्रकार की है, स्थायी है या अस्थायी है, तो उस मेथड से आपको चलना है। मतलब अगर स्थायी बता रखा है कैपिटल, तो आप दो खाते बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें केवल कैपिटल डालो और कुछ नहीं डालना, और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उसमें कैपिटल को छोड़ के सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए करेंट अकाउंट। ठीक, लेकिन अगर अस्थायी पूंजी लिखी हुई है तो वहाँ पे आपको केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है और सारी चीज़ें इसी में डाल देनी है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अकाउंट्स, दो प्रकार की पूंजियाँ हो सकती हैं आपकी। ठीक, अब थोड़ा आगे इसके और बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहली स्थिति आपको बताई थी, जब कैपिटल फिक्स होती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो वहाँ पे आप पहला अकाउंट जो बनाते हैं वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मान के चलो दो पार्टनर्स हैं, मान के चलो दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अब कोई भी अकाउंट हो, अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंट हो, उसमें दो ही साइड होते हैं, एक डेबिट का साइड होता है और एक क्रेडिट का साइड होता है। आपके राइट हैंड की तरफ हमेशा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, और राइट हैंड की तरफ ही आपका क्रेडिट का साइड है। और जब किसी पार्टनर की इनकम गेन हो, जब किसी पार्टनर को कुछ मिले, तो वो क्रेडिट में आता है। ठीक है, कैपिटल को इंक्रीज़ करने वाली सारी चीज़ें वो क्रेडिट में आएंगी, कैपिटल को डिक्रीज़ करने वाली सारी चीज़ें डेबिट में आएंगी। ठीक है ना। तो इसमें जैसे फिक्स कैपिटल की कंडीशन में ये जो चीज़ मैंने बताई थी, ये तो सभी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के लिए अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ फिक्स की। यदि कैपिटल फिक्स है तो फर्स्ट अकाउंट जो बनेगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है पार्टनर्स की, उसको बैलेंस BD के नाम से यहाँ पे डाल दो, और डालने के बाद दोनों की कैपिटल यहाँ डाल के यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD, अमाउंट यहाँ और यहाँ। ठीक है, टोटल नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, अनटचेबल हो जाती है कैपिटल। और बाकी जो एडजस्टमेंट होती हैं वो करंट अकाउंट में आती हैं। दो अकाउंट बनते हैं ना फिक्स में, तो बाकी जो एडजस्टमेंट होती हैं वो करंट अकाउंट में आ जाती हैं आपकी। कैसी एडजस्टमेंट हो सकती हैं? जैसे भाई सैलरी हो सकती है, सैलरी ए को भी मिली, बी को भी सैलरी मिली। और कैपिटल इंक्रीज़ करने वाली चीज़ क्या हो सकती है? जैसे कमीशन मिलता है इनको दोनों को, तो कमीशन मिल गया। फिर कैपिटल कैसे और बढ़ सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट लग सकता है, वो भी इधर ही आएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया है तो वो आ जाएगा, ड्राइंग आएगा, ड्राइंग के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। फिर जो डिफरेंस निकलेगा वो बैलेंस CD के नाम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, और जब फिक्स नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है? उस कंडीशन में केवल एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएट करती है जब कैपिटल, फ्लक्चुएट नेचर की होती है कैपिटल जब, तो अकाउंट तो सेम वही बनता है, ए बी। ठीक है, बस यहाँ पे बैलेंस कैपिटल भी इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे कैपिटल पे तो सीधा आप देख रहे होंगे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट, सिंगल अकाउंट बनता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि दोनों प्रकार की कैपिटल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ, एक अकाउंट मुझसे मिस हो गया, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसका नाम है, जो सबसे पहले बनता है किसी भी क्वेश्चन में,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में ही सारे अकाउंट बनते हैं, मतलब सारे अकाउंट का मतलब है इसके बाद में ही कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अब इस अकाउंट में भी आप देख रहे होंगे 2 साइड्स दिए हुए हैं। एक साइड, ये वाला साइड आपका डेबिट हो जाएगा, और ये वाला साइड जो बचा है वो आपका सेम टू सेम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये वाला साइड आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको देखना क्या है, ये बनता किसके लिए, ये बनता है फर्म के लिए, फर्म के लिए बनता है। तो जब फर्म के लिए बन रहा है तो फर्म के सारे खर्चों को हमको कहाँ लिखना चाहिए, खर्चे सारे, एक्सपेंसेस सारे फर्म के जो होना चाहिए वो डेबिट में आने चाहिए, और फर्म की जो इनकम होनी चाहिए वो सारी क्रेडिट में आनी चाहिए। तो यही चीज़ हमको इसमें ध्यान देनी है। फर्म के सारे एक्सपेंसेस आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में होंगे। किस तरीके के एक्सपेंसेस, जो पार्टनर्स के रिगार्डिंग करे गए हैं, ठीक है, और इनकम सारी वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं फर्म के, भाई पार्टनर्स को हो सकता है सैलरी दी जाती हो, तो सैलरी फर्म के लिए तो खर्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हो सकता है किसी पार्टनर को कोई स्पेशल वर्क करने के लिए कमीशन दिया जाए, या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, तो वो भी फर्म के लिए तो खर्चा है ना, फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही है एक तरीके से, ठीक। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इसमें सबसे पहले आपको देख लेना है पिछले साल का प्रॉफिट, ठीक है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट जो बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है ये अकाउंट, इसीलिए इसकी शुरुआत जो अकाउंट की होती है वो होती है, इस अकाउंट की शुरुआत जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से होती है, नेट प्रॉफिट से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद में पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले खर्चे लिखेंगे आप डेबिट में। फिर और कौन सी इनकम हो सकती है फर्म की, वो हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इतनी ही है। इनका डिफरेंस जो होता है, मान लो इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा के डिफरेंस को जो रेशियो दिया हो बांटने का, उसी रेशियो में हम बांट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं किस नाम से, जो अगला अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, जो बन सकता है शायद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करेंट अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में बांट के यहाँ पे लिख दिया हमने, और अकाउंट का टोटल यहाँ पे डाल दिया, समझ गए। इसके बाद ही बनता है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी 2 साइड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मान के चलो, कैपिटल यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कैपिटल, तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मान के चलोगे, ठीक। इधर का सारा हिस्सा उठा के इधर डाल दो, और इधर का सारा हिस्सा उठा के इधर डाल दो, डिफरेंस क्रिएट कर लो, वो कैपिटल अकाउंट में हो गया। ये चीज़ समझ में आएगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊँगा। इस वीडियो में बहुत लंबी हो गई, अच्छी खासी स्पीड में बोला हूँ तब भी, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन, अगला वीडियो जो आएगा इसका वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और छूट गई चैप्टर में, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पार्टनरशिप के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, बेसिक जो थ्योरी है उसकी वो पूरी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।